राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। चलिए, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एसएससी सीएचएसएल के 25 मई 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे आपके साथ। तैयार हैं आप? चलिए, सीखेंगे और कैसे स्पीड पे क्वेश्चंस को करते हैं आज वो सीखना है हमें बच्चों। बहुत स्पीड पे सीखेंगे देखो क्वेश्चंस को। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो कॉन्सेप्ट सीखें बच्चे, कोशिश करना समझने की। ठीक है, बाकी लोग जो पढ़ चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस है, चेक करेंगे। चलिए करें स्टार्ट। चलो, पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या आया था। यदि p बराबर 11 तो p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p+3 का मान ज्ञात करना है आपको। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p+3 की। अगर p की वैल्यू कितनी दी हुई है 11, क्या करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन में? चलिए आप लोग चेक करो, मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है। पहले तो ये बताओ आप, ये आपका बीजगणित से टॉपिक, जो बीजगणित आप जानते होंगे अलजेब्रा, उससे क्वेश्चन है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी की घात 3। बताओ क्या होता है फॉर्मूला? आप बोलोगे बच्चों a की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, याद है आपको? एक बार रिपीट करो। a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है? a की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब इसकी क्या जरूरत है इसमें? देखो, अगर इसको आप जी भर के देखें तो p की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर कर दूं, इस p की गुणा अंदर कर दूं बच्चों, तो देखो p इंटू पी स्क्वायर, p की घात 3 हो जाएगा। एक घात ये 2 ये 3 हो जाएंगे बच्चे। आगे इस p की गुणा अब 3p में करेंगे तो क्या आएगा? 3p² प्लस इस p की गुणा फिर अंदर करेंगे तो 3p आएगा बच्चे। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताओ, ये अगर मैं इसे ए कहता हूं तो ये a³ दिख रहा है आपको, p³। तो इसको मैं ये कहता हूं तो a³ और b³ यहाँ पे कहीं क्यूब और नहीं नजर आ रही। और देखो, आपने a किसे बोला है? p को। अगर a p है तो 3 के साथ a², 3 के साथ a², देखो 3 के साथ p का स्क्वायर, यानी कि 3 के साथ a² है। और b अगर नहीं दिख रहा तो आप यहाँ एक ले सकते हैं बच्चा, क्योंकि किसी संख्या में एक की गुणा कर लो वही संख्या आएगी, तो मैं एक ले सकता हूँ। आगे देखो आप, ये है 3ab²। तो 3ab², आपने देखा 3a तो है लेकिन b², b मैंने किसे लिया है? एक को। बना सकते हैं। तो आप बताओ किसकी कमी रह गई फॉर्मूले में? ध्यान दो, a³ है हमारे पास, 3a² b है और 3ab² है बच्चों। किसकी कमी रह गई है? b³ की। तो b हमने क्या लिया है जल्दी बताओ? b को हमने एक माना है। तो a³ अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ और a³ इसमें से घटा देता हूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा? आपको पता होगा, अगर किसी में मैं 2 जोड़ दूं और उससे 2 छीन लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो इतना, इस पे ध्यान दो अब आप, कि p³ प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1³, तो ये फॉर्मूला हो गया है a प्लस बी की होल क्यूब का। तो आप ध्यान देंगे तो a क्या माना था हमने बच्चों? p। और b क्या माना था? 1। तो p प्लस 1 की होल क्यूब आ गई। और क्या घट गया बाद में? -1। 1 की क्यूब -1 ही आएगा। आप बताओ p की वैल्यू कितनी है बच्चे? तो आपने कहा सर p की वैल्यू तो यहाँ पे हमने कितनी ली है? 11। 11 दी है क्वेश्चन में। तो 11 प्लस 1 की होल क्यूब करोगे और -1 कर दोगे तो 12 की क्यूब -1 और 12 की क्यूब सबको पता होगा 1728 होती है। याद नहीं है तो बच्चे आपको ध्यान रखना है, आजकल एग्जाम में 1 से 21 तक की क्यूब आपको याद होनी चाहिए बच्चे, वो आपको प्रैक्टिस घर पे करनी है। तो 12 क्यूब कितना हुआ? 1728 -1 कितना बचा? 1727। क्लियर है बच्चे? तो इस तरह क्वेश्चन को अगर आपको हैंडल करना है तो कैसे करोगे? क्लियर है? दूसरी बात बच्चों, मैं चाहता इसे यूनिट डिजिट से भी सोल्व कर सकता था। अब ध्यान दो, इसकी यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। तो डायरेक्टली कैसे किया जा सकता है? तो फॉर्मूला बेस हुआ बच्चे। अगर मैं देखूं तो ये p³ प्लस 3p² बन रहा है। देखो p³ प्लस 3p² प्लस 3p बन रहा है अंदर मल्टीप्लाई करने पर। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर p की वैल्यू 11 है, 11 है तो 11 की क्यूब होगा। तो 11 की क्यूब आपको पता होगा इकाई अंक, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 है तो क्यूब करने के बाद भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ इकाई अंक कितना आ गया? केवल इकाई अंक देखेंगे बच्चे, यहाँ 3 गुणा p 11 का स्क्वायर है, फिर से 1 आएगा। 11 का स्क्वायर 121, 3 एकम 3। आगे बढ़ो, यहाँ देखो p फिर से 1 है, इकाई अंक 1 आएगा और 3 एकम 3। तो 3 3 6 और 1 7। तो जिस ऑप्शन में इकाई अंक यूनिट डिजिट 7 होगा वही आंसर होगा बच्चे। समझ में आया? चलो, इसे हम 9 के नियम से भी कर सकते थे बच्चे, लेकिन आपको ये मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे मैं ऑप्शन से भी डील कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या आया था क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़िए आप और ये बताइए किस टॉपिक से क्वेश्चन है। चलिए, ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:3। ए कब है? उसकी आय का
5/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है और उनके व्यय मतलब खर्च का अंतर दे रखा है। बच्चे ये एक्सपेंडिचर इनकम आपने सुना होगा फॉर्मूला कि खर्च आय और बचत, खर्च आय और बचत कैसे निकालते हैं बताओ। आपने सुना होगा आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत, मतलब इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनो। ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 4:3। तो मैंने कहा भाई ए और बी जो भी ये बंदे हैं इनकी मुझे इनकम का रेशियो दिया गया है 4:3। ठीक है, फिर कह रहा है जो ए का वह है, ए का खर्च, यानी कि अगर मैं इसका एक्सपेंडिचर जानना चाहूं, खर्च जानना चाहूं बच्चों, खर्च को मैं एक्सपेंडिचर से दर्शा रहा हूं, आय को इनकम से और बचत को सेविंग से। तो जब आय का अनुपात दे रखा मैंने एक रो में लिख लिया कि आय का अनुपात कितना है, 4:3 है। क्लियर है। आगे हमें दे रखा है कि ए का खर्च उसकी आय का 5/12 है, मतलब 4 का अगर मैं 5/12 कर दूं कि ए का खर्च ए की आय का, समझ में आ रही है बात कि ए की आय कितनी पढ़ोगे आप यहां से 4, 4 का अगर मैं 5/12 कर दूं तो बच्चों आपको ए का खर्च पता लग जाएगा। अगली भाषा क्या है, बी का खर्च उसका 7/15 है, तो बी का खर्च यहाँ पे 7/15 करना है आय का, तो आय का अगर मैं 7/15 कर दूं तो बी का खर्च आ जाएगा। तो आप बताओ 3×5 = 15 और 4×3 = 12। अच्छा, आपको ये बात तो पता होगी कि अगर कभी कहीं 1:3 और 2:5 कुछ ऐसा लिखा हुआ है और इसे सिंपल एक रो में बदलना है एक लाइन में, तो कैसे बदलोगे, क्रॉस मल्टीपल कर दो बस, 5×5 और 3×2 = 6, 5 की इधर गुणा कर दो, 3 की इधर गुणा कर दो और खत्म मामला। क्लियर है। अब आ जाओ इसे सिंपल बनाते हैं। यहाँ कितना बचा है बच्चे, 5। ठीक है, यहाँ बचा है आपका 5 और यहाँ पे कितना है 5, तो 5×5 = 25। यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 7, 3×7 = 21। अब आप बताओ ये आपका किसका खर्च आ गया, एक्सपेंडिचर पता लग गया हमें कि हमारा एक्सपेंडिचर कितने का है। आप किसका पढ़ोगे, ए का खर्च 25 का है भाई साहब, बी का खर्च 21 का है। इतना पढ़ना आता है हमें अनुपात में। चलिए, अब इन दोनों का अंतर दे रखा है, दोनों के खर्च का अंतर 4500, तो 25 में से 21 घटाऊंगा मेरे भाई, कितना बचेगा 4। दोनों के खर्च का अंतर अगर मैं पढ़ूंगा तो 4 ही तो आ रहा है, 25 यहाँ पे 21 यहाँ पे, तो कितना डिफरेंस है 4 का। तो 4 का मान कितना दिया हुआ है बच्चे क्वेश्चन में, डिफरेंस 4500। ठीक है, 4 का मान 4500 दिया हुआ है, कितने का मान निकाल लू, अगर मैं यहां से देखूं तो अगर मैं यहां से 21 का मान निकाल लू तो बी का खर्च आ जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं बच्चे सोल्व। आपने केले तो बेचे होंगे, बेचे नहीं मतलब बेचने आते होंगे। देखो 4 से 4500, तो 21 का मान निकालूंगा तो मल्टीपल में चला जाएगा, 21 गुना में चला जाएगा और 4 भाग में आ जाएगा। तो ये तो आया बी का खर्च। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है बी की आय। आय आय अब मुझे बताओ, अगर ये मान मेरे पास है यहाँ वाला ये, और ये गुना करके आया 7/15, तो अगर मुझे रिवर्स जाना है तो मैं 15/7 कर दूंगा बच्चों, बस और कुछ नहीं करना है। आप देख लो जो भी आपका मान आया है 21 का मान, इसका कितना कर देना है 15/7, आपका आंसर आ जाएगा। करो सोल्व, कितना आया। ठीक है, तो आपने देखा 4500 है मेरे पास, गुना 21 है, बटे में 4 है, और उल्टा कर देना है 15/7, क्योंकि जब बच्चे में आय से खर्च पे आया था तो मैंने 7/15 किया था, अब मैं खर्च से आए जाऊंगा तो रिवर्स गुना किया था, भाग करेंगे, और भाग करने का मतलब रिवर्स हो जाता है। तो बताओ 7×3 = 21 और ये आ जाएगा आपका, 4 से काटोगे आप, ये 15 है, 15×3 = 45। तो देखो कैसे सोल्व करना है, यहाँ भी देख लो आप, ये बन गया 15×3 = 45, 45 × 4500 और बटे में कितना है 4। भाई मैं 45 × 100 लिख सकता हूँ इसे, तो 45 × 100 जैसे लिखोगे 4 से 25 बार कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 45 × 45 × 25। अब मुझे बताओ 45 × 45 यानी कि 45 का होल स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताओ। ये आ जाएगा 20×25। कैसे निकाला बच्चे, जिनकी इकाई का अंक 5 हो तो पहले 25 तो आनी ही आनी बेटे, लास्ट 2 डिजिट। पहले 2 अंक कैसे निकालते हैं, जैसे 4 है आप 1 बढ़ा करके गुणा मार देना, 4×5 = 20, पता हो गए। चलिए, तो 20×25 और गुणा 25। ठीक है बच्चों, 20×25 गुणा 25 करेंगे तो बताओ 25×25 625 आएगा और 25×2 = 50। क्लियर है बच्चों। चलो, तो ये आ जाएगा आपका 50×625, बी आंसर। समझ में आई बात बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप इसको रिवर्स कर लें वीडियो को। ठीक है, और भी मेथड्स हैं बच्चे, मैं चाहता तो ये बटे की जो वैल्यूज होती है ना, इनका लेसे लेकर के कैलकुलेशन आसान कर सकता था, लेकिन इसमें इतनी टफ कैलकुलेशन है ही नहीं, साधारण बात है। आप डायरेक्ट जो जो बोला है आप करते चले जाएं, आय से खर्च पे जाएं, खर्च का अंतर दिया हुआ है, पहले खर्च निकालो और खर्च से कहां जाओ, आय। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ग्राफ पर आधारित
CHSL में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, और हर पेपर में 2 क्वेश्चन मिनिमम आए थे। तो देखो आप, क्या है ग्राफ, पढ़ते हैं। इस ग्राफ में दिया हुआ है बच्चे, एक तो उपस्थित हुए उम्मीदवार और एक उत्तीर्ण उम्मीदवार। तो ये जो पहले वाले हैं ये उपस्थित हैं और दूसरे वाले उत्तीर्ण हैं। पढ़ते कैसे हैं ग्राफ को, बच्चे दे रखा है उम्मीदवारों की संख्या सैकड़ों में है, यानी कि इसका मतलब जो 16 लिख रहा है 1600 है, ये 12 लिख रहा है 1200 है, ये 16 जो लिख रहा है 1600 है। ये कौन है, जो उपस्थित थे, और उत्तीर्ण उम्मीदवार ये वाले हैं 1200। क्लियर है बच्चों। तो पहले वाला जो ये बार है ये दर्शा रहा है उपस्थित को, और दूसरे वाला बार दर्शा रहा है उत्तीर्ण को। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इसने कहा है सभी संस्थानों से उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। औसत आपको निकालना आता होगा, सबका टोटल कर दो जितना भी है और उसे संख्या से भाग लगा दो। औसत पता है ना बच्चे, औसत कैसे निकालते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी आपके संख्या है उन्हें आप योग कर देंगे और किससे भाग लगा देंगे, संख्या से। चलिए देखिए ध्यान से, अब कुल योग बटे कुल संख्या आप कर लेंगे। अब पढ़ते हैं क्या दिया है। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का ग्राफ 6 अलग अलग संस्थानों में, यानी कि 6 अलग अलग संस्थान है ABCDE, ठीक है, और परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या सैकड़ों में को दर्शाता है। 6, यहाँ तो 5 ही दिखाई दे रहे हैं भाई संस्थान अलग अलग, 1 2 3 4 5, चलो 5 में देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। हमसे पूछिए उत्तीर्ण हुए छात्रों की, तो उत्तीर्ण वाली तो सेकंड बार है, केवल सेकंड बार का औसत निकाल लेंगे हम, उठाएं और जोड़ें, बस बताओ। 12 है, एक जगह 12 लिखा हुआ है, एक जगह 20 लिखा हुआ है, एक जगह 8 और एक जगह 26 और एक जगह 18, और हमारे हिसाब से कितने हैं, 5, तो बटे में कितना आएगा, 5। बताओ क्या आंसर आएगा। और ये सब सैकड़े में है, मतलब ये 1200 है तो आप 100 की मल्टीप्लाई कर लो सब में, तो 1200, 2000, 800, 2600, 1800। क्लियर है। बताओ क्या आंसर आने वाला है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ बच्चों तो क्या प्राप्त होगा, देखो 12 में 8 जोड़ लो, 20 20 40 40, और इसे 4 दे दो, 30 70 4 74 84 84 बटे 5 आ गया आपका, और इंटू में 100। आप बताओ 5 से 16, 16 पंजे 80, 168, 1680 है भाई साहब, ये आएगा, ठीक है। संख्या सैकड़ों में है तो 1680 आ रहा है भाई साहब, ये एक जीरो एक्स्ट्रा दे रखी है, ध्यान रखना। आंसर कौन सा होगा, डी। चलिए समझ में आई बात। तो इन्होंने पूछा था उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को, तो उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों का औसत पूछा था, तो केवल हम कौन सा बार लेंगे, उत्तीर्ण वाला, और औसत निकालना आपको आता है बच्चे, ठीक है। ये तो बेसिक टेक्निक है, वरना आप कोई बीच का मान मान सकते थे, डिविएशन मेथड होता है बच्चे, अंतर करके निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आयताकार पानी की टंकी 1.5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 3.5 मीटर चौड़ी है। सारे मान मीटर में दिए हुए हैं बच्चे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी गई है एक आयताकार टंकी की, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। बच्चे सही मायने में आयताकार टंकी के मायने हैं एक घनाभ, देखो जैसे मैं बना रहा हूं कुछ इस तरह की है। तो आयताकार टंकी का मतलब होता है घनाभ, और घनाभ का मतलब होता है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो, ठीक है बच्चों। एक होता है घन क्यूब और एक घनाभ, ठीक है बच्चों। तो घनाभ में लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई अलग अलग होती है मेरे भाई। और ये एक आयताकार टैंक दिया गया है, और आयताकार टैंक की आपको लंबाई भी दे दी गई, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो ध्यान देंगे बच्चों, आप आपको पता होगा घनाभ में पानी अगर ये पूछ रहा है कितने लीटर आ सकता है, तो हमें आयतन निकालना है बच्चों, क्योंकि आयतन को ही हम किस में मेजर करते हैं, लीटर में। तो घनाभ के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। अगर तीनों ही डायमेंशन दी हुई होती हैं और घनाभ का आयतन पूछता है, तो आंसर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है बच्चों। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो जो भी आंसर आने वाला है आप निकालेंगे 1.5 इंटू 3 इंटू 3.5, सबकी गुणा कर दी मैंने। लेकिन बच्चों ये चीज किस में आएगी, देखो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। मीटर की 3 बार गुणा करोगे तो मीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब आएगा। और आपको याद रखना है बच्चे, हमें आंसर किस में चाहिए, लीटर में। तो मीटर क्यूब और लीटर में क्या संबंध होता है, बताएगा कोई बच्चा क्या होता है। तो आपको याद रखना है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब है बच्चे, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का आप एक बॉक्स बनवा लो, उसमें आप पानी भरो, तो कितने लीटर आएगा, 1000 लीटर पानी आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 1000 लीटर। तो आपको याद रखना है 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के। याद रखना है आंकड़ा, तभी सवाल को कर पाएंगे। अब आप बताओ, आप जो भी ये निकालोगे मीटर क्यूब में आएगा, और इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1000 की। चलिए कैलकुलेशन करते हैं।
15 × 45 × 35 आप कर लोगे, करो जल्दी से। देखो कैलकुलेशन भी मैं बताता हूँ बच्चे, 2/2 की गुणा जब भी करनी हो पहले सीधी फिर क्रॉस फिर सीधी। तो जो बच्चे नए हैं बच्चों, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भेज रखे हैं जिनमें कैलकुलेशन को कैसे आसान किया जाए। ठीक है, बचिन मैथ्स चैनल पे बहुत सारी वीडियोज हैं, शॉर्ट्स हैं, आप उन्हें चेक करें बच्चों, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे कैलकुलेशन करनी है तो पहले सीधी गुणा कर दो, 5 पंजे 25 जो कैरी आया साइड में लिख लो, फिर क्रॉस मल्टीपल कर दो, 5 चौक 20, 3 पंजे 15, इन्हें ऐड कर दो, 20 और 15 35, और 2 कैरी था, कितना हो गया 37। तो कितना कैरी बचा, कितना हासिल बचा 3। अब सीधी गुणा कर दो, 4 थे 12 और 3 15, तो आपका आएगा 1575। अब 1575 देखते आपको एक ही ऑप्शन नजर आ रहा होगा। अभी जीरो कैसे है देखो, 2 अंक पे दशमलव है, तो जब गुणा करते हैं एक अंक पे यहाँ एक अंक पे यहाँ, तो डेसिमल कितने पॉइंट पे आएगा 2 पे, और गुणा कितने की होनी है मेरे भाई 1000 की। तो आप बताओ, 2 डेसिमल तो 2 जीरो लेके उठ जाएगा, बची 1 जीरो, तो आंसर क्या आएगा 15,750। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या याद रखना था मेरे भाई, एक तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एक आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। कर पाएंगे वैसा क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग हैं, पढ़िए ध्यान से, जिनमें क्रम से 20, 30 और 40 कर्मचारी है। 20, 30 और 40 हमें कर्मचारियों की संख्या दे दी गई है। यदि किसी वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का प्रतिशत क्रम से 20%, 30% और 40% है, तो उस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना होगा? अच्छा बच्चों, इसके लिए कई सारे मेथड हैं, या तो आप वेटेज एवरेज वेटेज मेथड लगा लें। देखें, जैसे मैं कह रहा हूं आपको दे रखी है कर्मचारियों की संख्या, तो नंबर ऑफ, ठीक है, कर्मचारियों की संख्या दे रखी है कितनी है, 20, 30, 40। यहां पर मैंने लिख लिया यह है कर्मचारियों की संख्या, बस संख्या लिख लो बच्चों। तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी वेटेड एवरेज निकालना हो आप पहले संख्या लिख लेंगे। लिख ली। और यदि किसी वीकेंड के दौरान कार्य करने का प्रतिशत कितना कितना दिया हुआ है, कि पहले विभाग में 20% किया गया एक वीक में, और इनके द्वारा 30% और इनके द्वारा 40%। एक तो तरीका है बच्चे, आप सबसे पहले संख्या का अनुपात लेंगे। जैसे मैं नंबर्स का रेशियो लूंगा, जो भी संख्या दी होगी तो 2, 3, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल मेथड तो यह है बच्चे, कि डायरेक्ट आप एवरेज कैसे निकालेंगे, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 गुना 20, इधर संख्या की गुणा कर दें, 3 गुना 30 और 4 गुना 40, ये तो है बेसिक बच्चे, और बटे में कर दें संख्या का टोटल, कि कुल योग बटे कुल संख्या किया जाता है बच्चे। बस इसे सोल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक मेथड मैं बता रहा हूं बच्चे, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है, क्योंकि ये टाइप कई जगह पूछा जाता है, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है बच्चों, तो कैसे सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, आप कोई भी एक अपनी तरफ से मान लो, कि मैंने मान लिया भाई एवरेज जो आएगा वो 20% का आएगा, पूरी कंपनी का पूरे वीक का कार्य करने का औसत मैंने मान लिया 20, तो मिनिमम आएगा ही आएगा। तो जो भी मान आप मान लेंगे, अब सीखना बच्चों ध्यान से, आपने अगर 20% एवरेज मान लिया, तो 20 से 20 यहां पर आपको डिफरेंस करके चलना है, कि आपने देखा 20 और 20 में अंतर कितने का है, 0 का, और संख्या की गुणा मार देनी है। आगे चले, तो आगे से याद रखेंगे कि अगर सेम संख्या आप मानते हैं तो उसे लिखना ही नहीं है, क्योंकि 0 की गुणा आप 2 में करोगे 0 ही आना है। बस आगे बढ़ो, 20 से 30 को देखेंगे अब। 20 और 30 अगर ज्यादा है तो आप प्लस में लेंगे, कम होता मान लो यहाँ 15 होता तो -5 ले लेते हैं। ठीक है, 20 से 30 ज्यादा है तो 10% इंटू संख्या कितने की, 3 बच्चे। तो जो भी आप डिफरेंस करेंगे उसमें संख्या की गुणा मारते चलेंगे। 20 से 40 पे गए बच्चों, 20 से 40 तो कितना आया 20, प्लस में क्यों ले रहे हैं, ज्यादा है, और गुणा कितना करेंगे बच्चों 4। मजा आ रहा है यहां तक? आसान है, बहुत बहुत आसान है। देखो बटे में क्या करना है, संख्या का टोटल, बस 2, 3, 4। अब बताओ 20% तो चूका तू मेरे भाई, यहाँ देखो 0 बना, ये 10 × 30 और 20 चौक 80, 80 और 30 कितना हो गया मेरे भाई 110, बटे में 2, 3, 5 और 4 9। सोल्व कर लोगे, 9 दूनी और 9 ही कम 9, और 2 20, 9 दूनी 18, 12 दशमलव समथिंग आएगा, 20 + 12, और लगभग में पूछा है 20 + 12 कितना आ गया आंसर 32। सबको समझ में आया वेटेड एवरेज कैसे निकालना है? एक तो डायरेक्ट मेथड है बच्चे, कि जो भी परसेंटेज दे रखा है उसकी संख्या में गुना लगाएं, संख्या में गुना लगाएं और प्लस करके टोटल संख्या कर दें, तो भी आंसर आ जाएगा। अगर आप इससे सोल्व करोगे तो भी आ जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं स्पीड पे तो ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी अगर आप इसके ऑप्शन देखते हैं ना मेरे भाई, तो 20% से ज्यादा ही मान आना है, क्योंकि सब उससे ज्यादा वैल्यूज हैं, तो केवल एक ही ऑप्शन था 32। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
1 प्लस 10 10, 1 प्लस 10 35। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 10 बेस रूल पर है। अच्छा, कितने बच्चों को त्रिकोणमिति आती है मेरे भाई? चलिए एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको केवल एक फॉर्मूला काम आएगा आपके, tan a प्लस बी। ठीक है, tan a प्लस बी क्या होता है बताएं? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। चलो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसका इधर, तो आ जाएगा tan a प्लस बी की गुणा पहले तो एक में करोगे आप इसमें, है बच्चों? tan a प्लस बी की गुणा पहले एक में करोगे, फिर माइनस, कुछ मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना बेटे, आगे डायरेक्ट उड़ा सकते हैं आप। tan a प्लस बी, tan a tan b आ जाएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई भी होगी इसमें, और बराबर में क्या लिखा हुआ है? tan a प्लस tan b। तो जो रिजल्ट बताने जा रहा हूं ध्यान देना बच्चे, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि यहां से अगर मैं इस चीज को इधर ले आऊं तो ये बनेगा tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b प्लस, इसे इधर ले आए उठा के तो ये आएगा tan, बच्चे तो पहले से इधर है, इसे उधर इधर ला रहे हैं तो माइनस का किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। tan a प्लस बी, tan a tan b। सही है बात? चलो अब आप मुझे बताओ, अगर a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री बन रही है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी बन रही है? 45 डिग्री। देखो tan a इसे ले लें और b इसे ले लें, कितनी बन रही है? 45। तो आपको पता होगा tan में अगर आप a प्लस बी लिखेंगे तो एक आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी आती है? एक। tan 45 का मान कितना होता है मेरे भाई? एक। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 10 और 35 लिख दूं, 10 और 35 लिख दूं, तो 10 और 35 लिख दूं तो tan 45 कितना हो जाएगा? एक। 10 और 35, क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ध्यान दो, tan 10 tan 35 और tan 45 एक हो जाएगा फिर से, और यहाँ बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका tan 10 tan 35 और आगे tan 10 tan 35। क्योंकि बच्चों tan a प्लस बी बताया मैंने, 10 और 35 45 बनेगा, ये तो एक हो जाएगा मेरे भाई। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ से जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो 1 बनेगा, फिर tan 10 बनेगा, और tan 35 मल्टीप्लाई में जाएगा भाई, इसकी 1 की गुना इसमें करेंगे, 1 1 1 10, फिर tan 35, फिर दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, tan 10 tan 35। जरा आप नोटिस करो एक बात, सब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ हमने देखा tan 10 tan 35 और tan 10 और tan 35 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों प्लस में और ये गुणा में, कितना आता है सोल्व करके? एक। तो इतनी वैल्यू एक आ गई, तो एक प्लस एक कितना आ गया? दो। तो आगे से अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस, मान लो मैं अब डायरेक्ट बताता हूँ आंसर, समझ में आ गया बच्चे? रिपीट कर लेना एक बार, टाइम कम रहता है डिस्कशन में, ठीक है बच्चों? चलो अब मैं इसमें एक बात बताता हूँ तुम्हें, अगर आगे से आपने ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखा जिसमें 1 प्लस tan a लिखा हुआ है और 1 प्लस tan b लिखा हुआ है, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 45 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने और 45 डिग्री आ रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा? 2। क्लियर है बच्चों? ध्यान रख लेंगे। चलिए, प्रूफ क्यों दिया समझ में आ गया होगा, मैं डायरेक्ट बोलता तो आपको कुछ भी समझ में ना आता कि क्या कह दिया। तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b अगर कभी मल्टीप्लाई में मिले और a और b का टोटल कितना हुआ? 45 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बाप, फिर से मैंने कहा था ना, तालिका के 2 या 3 सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, इसे पढ़ो आप, और इतने बेसिक, इससे ज्यादा टफ तो बेटे पैट के एग्जाम में पूछे गए थे अभी। ठीक है, चलो, किस देश में खिलाड़ी ने 4 वर्षों में कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाए? ठीक है, किस देश में खिलाड़ी ने 4 वर्षों में कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाए हैं? बस, तो पहले देख लो किसका डेटा, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका विभिन्न देशों में विभिन्न वर्षों में किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या है। मतलब देश ए से कोई एक खिलाड़ी है, देश ए का कोई एक खिलाड़ी है जिसने 2018 में 30 रन बनाए हैं, 2019 में 25, 2020 में 25, 52। समझ गए? देश बी के खिलाड़ी ने इतने बनाए हैं, और ये पूछ रहा है सर्वाधिक रन मिला करके, तो टोटल करना आता है मेरे भाई सबको, बस जोड़ना है बैठ के। अब जोड़ने वो बैठेगा जो थोड़ा सा मूर्ख है मेरे भाई। अगर आप डेटा को ध्यान से देखो, डेटा ध्यान से देखो, तो जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप देखो 30 25 25 52 45 32 35, ये तो इससे ज्यादा तो इसी की वैल्यू हो गई। आगे आ जाओ, ये इससे ज्यादा, तो लास्ट में देखो आप 38 50 50 62, अगर ये टोटल करोगे सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि इसमें सारे मान बड़े बड़े हैं।
सारे मान बड़े बड़े हैं तो आंसर क्या जाने वाला है मेरे भाई? डी। क्लियर हुआ? बेसिक सवाल एकदम बस जोड़ पर आधारित, तो बस पढ़ना आना चाहिए ग्राफ कैसे पढ़ना है बच्चे, और आपके सामने है। अगर आप पढ़ना सीख गए तो ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। चलो, एक निश्चित लैपटॉप की कीमत पर 20% की छूट दी जाती है और फिर कम की गई कीमत पर 20% की छूट और दी जाती है। क्रमिक छूटों की यह श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है? इसके मैं आपको दो मेथड कराऊंगा बेटे। वजह क्या है? एक मेथड तो अगर ये बेसिक परसेंटेज दे रखा है और कभी भी आपसे, ठीक है, सक्सेसिव पूछे और छूट में आपसे पूछ रहे समतुल्य छूट, मतलब इक्विवेलेंट पूछे, किसके समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करें। और कभी भी ऐसा हो तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बस। डायरेक्ट अगर 2% दे रखे हैं तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। मेरे साथ बोलो एक बार, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 2। तो ये जो दो अलग अलग क्रमागत छूट हैं, इनके समतुल्य एक छूट आ जाएगी बच्चों। डायरेक्ट बताओ क्या आएगी? तो x कितना है? 20, y भी कितना है? 20, और माइनस 20 इंटू 20 बटे 100। बच्चे दोनों वैल्यू 20 ही हैं तो खत्म सवाल। 20 20 40 और 2 दूनी 4। कितना आंसर आ गया? 36%। बच्चे पेन भी वो बच्चा चलाएगा जो कमजोर बच्चा है, जानता है ना, डायरेक्ट उड़ा देगा कि 20% की छूट फिर 20 की, तो डायरेक्ट क्या करना है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलो। अच्छा, अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो ये सदाबहार हो जाता मेरे भाई। ये आप आगे पढ़ोगे सीआई में, चक्रवर्ती ब्याज में। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। समतुल्य छूट प्रतिशत कैसे निकाला? एक मेथड तो ये हो गया। एक आपको भिन्न बनानी आती है बच्चों। चलो भिन्न बनानी सीखते हैं। ठीक है, भिन्न कैसे बनाते हैं देखो। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये समतुल्य छूट। चलो ध्यान देंगे सब बच्चे। अगर आप 20% की फ्रैक्शन बनाए, भिन्न बनाए, तो कितनी बनेगी? 1/5। आप कहेंगे 5 रुपए में से कितने की छूट दे दी गई? 1 की। तो 5 से कितना बच गया? 4। ऐसी दूसरी छूट भी यही है, तो फिर से कहोगे 5 थी और कितनी रह गई? 4। तो कुछ नहीं करना बेटे, अगर ये ऐसे तिरछे कट पाते हैं ऐसे क्रॉस, तो काट सकते हैं, वरना नहीं बच्चे। तो आप करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 5 पंजे 25 और 4 चौक 16। ये मैं आपको इक्विवेलेंट छूट यानी कि बट्टा, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट सिखा रहा हूं कैसे निकाला जाता है बच्चों। एक से ज्यादा डिस्काउंट दिए जाएंगे, 3 3 भी दे देता है एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे हल करना है? तो 5 पंजे 25, 4 चौक 16। तो 25 से 16 आप यहाँ क्या करेंगे? बस डिफरेंस फर्स्ट वैल्यू इंटू 100 की। 25 रुपए पे कुल मिला के 16 रुपए देने पड़े, तो 9 की छूट मिली 25 पे। 25 चौक 100, 9 चौक 36। तो एक मेथड ये भी है बच्चे। ये आप कब यूज करें? मान लो आपको 9 से 1/11 कुछ इस तरह के देता है कि 11.11%, तब आप फ्रैक्शन को यूज करें। क्लियर है बच्चे? चले आगे बढ़े। दोनों मेथड बता दिए मैंने आपको। चलो, ये भी आपका एक एलजेब्रा क्वेश्चन है। r प्लस 64/r, मैं लिख नहीं रहा हूं, चलो क्वेश्चन तो लिखा हुआ ही है। पढ़ो एक बार ध्यान से सारे बच्चे। r प्लस 64/r इक्वल्स टू 16 है, तो r की पावर 4 प्लस 1/r³ की वैल्यू ज्ञात करें। बच्चे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, देखो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। अगर कभी x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 मिला, तो आप x की वैल्यू 1 रख देना। ध्यान से सुनना, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 मिली तो x की वैल्यू कितनी रख देना? 1। और x प्लस 1/x की वैल्यू कभी एग्जाम में -2 दी तो x की वैल्यू -1 रख देना। बस क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये दो आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, बाकी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूँ, ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी बच्चे, न इस तरह का है। अगर x प्लस 1/x बराबर k हो और आपसे x² प्लस 1/x² पूछ ले बच्चे, ये दे करके ये पूछ ले, तो डायरेक्ट आंसर है k² - 2। k² - 2। क्लियर है? ये सब सिखाऊंगा बच्चों, अभी यहाँ पे ध्यान दें आप, थ्योरी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो। तो आपको कहा है r प्लस 64/r। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के, ये तो आप वैल्यू पुट मेथड जानते हो, सीधा मान रखना जानते हो कि संतुष्ट कर जाए दोनों साइड बस। जैसे ही बच्चे अगर इसको गौर से देखोगे ना ध्यान से, तो आप अगर ये देखें कि r की वैल्यू अगर मैं इसमें 8 रख दूं, ध्यान दो, r की वैल्यू अगर मैं 8 रख दूं, तो 8 अठी 64। देखो 8 तो ये हो गया, और 64/8, 8 अठी 64, और 8 और 8 कितना होता है? 16। तो r का कौन सा मान संतुष्ट कर रहा है? डायरेक्ट 8। बस सवाल खत्म, उड़ा दो। बताओ, अब r की वैल्यू 8 रख दो, 8 की घात 4 प्लस 1/8 की घात 3। आपको बच्चे ऐसे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से करने, डायरेक्ट वैल्यू पुट सोचनी है अगर हो पाए तो। अगर नहीं हो पा रहा तो आपको फिर बेटे आपको बनानी पड़ेगी द्विघात समीकरण। इसे हल करोगे ना ऐसा,
आर स्क्वायर, इधर आर लेके जाओगे, 16 उधर लेके आओगे 64, तब भी आर की वैल्यू 8 आएगी। तो अब बताओ आर की वैल्यू 8 आई तो 8 की घात 4, देखो 64 का स्क्वायर होता है बेटे 4096, कितना होता है? तो इसे मैं लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, दो बार तोड़ सकते हैं बच्चे कि 8 की घात 2 इंटू 8 की घात 2, 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4096 मेरे भाई, 64 का स्क्वायर है सही मायने में। और बटे में 8 की घात 3 कितना होता है? 512। 1/8 की घात 3 कितना आएगा? 1/512। और आपको पता होगा सही भिन्न जब भी लिखते हो तो प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। कौन सा आंसर चला गया आपका? बी। कौन सा आंसर चला गया बच्चे? बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर बी। तो यहां तक क्लियर हुई बात। डायरेक्ट कैसे करेंगे? हिट एंड ट्रायल से वैल्यू पुट, वरना आपको द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। ये देखो बेसिक बोर्ड मास आता होगा आपको, चलो जिस जिस बच्चे को नहीं आता ध्यान से सुनेंगे। एक रूल होता है वी बोर्ड मास, इसमें बोलते हैं वर्नाकुलम। वर्नाकुलम, ठीक है, वर्नाकुलम का मतलब होता है बच्चे रेखा कोष्टक। ये लाइन देखी होगी बार, जैसे मैं लिख दूं 3+5 और इसके ऊपर बार रख दूं तो पहले से ही सोल्व करेंगे। एक क्रम होता है पता होना चाहिए, फिर ब्रैकेट आता है। और ब्रैकेट्स कौन कौन से होते हैं बच्चे? देखो रेखा कोष्टक भी एक ब्रैकेट ही कहा जाता है वैसे से, छोटा, मझला, बड़ा, इस क्रम में चलना होता है। पहले लाइन वाला, ठीक है, फिर ये छोटे वाला, फिर ये मझला और फिर ये बड़ा, इस क्रम में हमें सोल्व करना होता है बच्चे। इसके अलावा फिर ऑफ, ऑफ को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों का मतलब होता है गुणा। इसके अलावा फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये एक रूल है बच्चे, सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले वर्णाकुलम रेखा कोष्टक, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में रेखा के बाद छोटा, मझला, बड़ा, और ऑफ मतलब का, और इसके बाद आता है आपका बच्चे डिवाइडेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, भाग, गुणा, जोड़, घटा। तो हिंदी वाले याद कर लेंगे ब्रैकेट का भागु जोगा, ब्रैकेट का भागु जोगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं बच्चे, इसे नोट डाउन कर लेना जो बच्चे नहीं जानते, बच्चे बेसिक है एकदम। शुरू करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले इसमें देखो 3 ब्रैकेट है, एक छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। तो ब्रैकेट रूल ये कहता है सबसे पहले छोटे को हल करो, तो इसका नंबर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि -3 जैसे ही बाहर निकलेगा, -3 किस में मल्टीप्लाई होगा? 10 में। तो आप गुणा कर देंगे तो 10 × 30 माइनस का 30 बनेगा। इसके पहले क्या लिखा हुआ है? 4। अब नंबर किसका आ गया मेरे भाई? इस मझले का। इधर देखो इधर है और इधर देखो यहाँ पे। तो अब देखो 4 में से 30 घटाओगे -26, तो इस मझले के बाहर कर देंगे -26 को। तो मझले के बाहर -26 जाएगा और पहले से क्या दिख रहा है आपको? माइनस। एक माइनस पहले से दिख रहा है, एक माइनस आ गया है, तो माइनस माइनस बच्चे मैं कह रहा हूं यहां तक का हमने सोल्व कर लिया, जिसकी वैल्यू आई है -26, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये बन जाएगा +26, और बाहर क्या लिखा हुआ है? 52। अब बड़े का नंबर आया 52 और 26 कितना आएगा मेरे भाई? 78। अब इस 78 को जब आप बड़े ब्रैकेट तक, अब हमने यहां तक हल कर लिया है सारा, बाहर निकालोगे -78 है, तो 24 में से जब आप -78 करोगे, यहाँ ध्यान रखना बच्चे, अगर यहाँ आपने गलत घटा दिया, देखो एक बात और ध्यान रखना, दोनों को माइनस करोगे तो चिन्ह उसका लेते हैं, साइन उसका लेते हैं जो बड़ी वैल्यू होती है। जैसे 78 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और 24 में से 78 घटाओगे कितना बचेगा? 54। गलती मत कर देना घटाने में, क्योंकि ऑप्शन 44 भी है मेरे भाई। क्लियर है? तो -54 आसान है। तो जिसे वी बोर्ड मास आता होगा वो कर लेगा आराम से, ब्रैकेट खोलना है और माइनस प्लस माइनस पता होने चाहिए, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 है, इसका क्षेत्रफल। ये इतना नालायक क्वेश्चन है, मतलब ये इस एग्जाम में पूछा जा रहा है मेरे भाई। 3 चौक 12 का आधा 6 आंसर। ये मैंने क्या किया मैं अभी बताऊंगा आपको। अगर समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, सुना है राइट एंगल ट्राइंगल? तो ट्रिपलेट्स होती हैं इसकी, आपने सुना होगा इसमें पाइथागोरस लगती है। अगर ये है, ये बी है, ये सी है, तो आपने सुना होगा a² + b² बराबर क्या होता है? c² के। तो मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स बताता हूं समकोण त्रिभुज की, देखते ही पहचान लेना है समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो एरिया, क्षेत्रफल क्या आएगा? जो भी छोटी भुजाएं होंगी, जो भी छोटी भुजाएं होंगी उनकी गुणा का आधा कर देना है। 3 भुजाओं में से 2 छोटी भुजाएं होंगी, तीसरी बड़ी होगी, उन दोनों की गुणा का आधा कर देना है, जिसे हम बोलते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, चेक करो। तो मैंने देखा यहाँ 3, 4, 5, तो पहली ट्रिपलेट 3, 4, 5 ही होती है बेटे। इसका मतलब है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग किसके बराबर होगा? 5 के वर्ग के। 3 3 4 चौक 16, 5 5 25। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करो, 3 3 और 16 25। तो ऐसी कोई भी ट्रिपलेट जिसमें पहली 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आ रहा है, वो क्या कहलाती है बच्चे? ट्रिपलेट्स। और सुनो,
अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं या 3 की, किसी भी संख्या की कर दूं, पॉइंट में कर दूं, तो सारी ट्रिपलेट जो भी बनेंगी वो भी क्या बनेंगी बताओ, 6 8 10 बन गई। अगर मैं 5 की गुणा कर दूं, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, जिसकी भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में करेंगे बच्चे। इसके अलावा कुछ और ट्रिपलेट्स हैं, जैसे 5 12 13, ठीक है, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, ये सब आपको बेसिक याद होना चाहिए बच्चे। 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, ये आपके याद होनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा यूज होती है एग्जाम में। कैसे ट्रिपलेट बनाते हैं बच्चे, सब थ्योरी में सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर बुढ़ाना, एक कस्बा पड़ता है बच्चे, तो मैं वहीं पे पढ़ाता हूँ अभी। ऑनलाइन भी जल्दी आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस पर भी पढ़ाया जाएगा। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को देखते उड़ाया जाता है। तो आपने पहचान लिया कि एक समकोण त्रिभुज है, 3 4 और 5, तीन साइड देखते ही, क्योंकि एक ट्रिपलेट है, तो आपने क्या करना है, छोटी भुजाओं की गुणा का आधा कर देना और आंसर ले लेना। छोटी भुजाओं की गुणा का आधा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 3 चौक 12 का आधा 6। पेन भी नहीं चलाना था बच्चे इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं, अब क्वेश्चन आ गए हैं बच्चे आपके। एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है। भाई साहब बेईमाना चल रहा है खुलेआम, समझ रहे हैं। 40 ग्राम की बजाय 20 ग्राम तोलने मतलब 50% कमा रहा है मेरे भाई, 50%, और 4% की हानि पर सामान बेच रहा है। आप बताओ, 50% लाभ तो नालायक ही कमा ले रहा है, और 4% की हानि पर तो हानि तो होने के चांस नहीं है मेरे भाई। क्लियर है। चलो, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं, ये जो बेईमान बेईमान दुकानदार होते हैं, बेईमाना करते हैं, इनको कैसे समझाया जाए कि भाई साहब बेईमाना नहीं करना है। चलो, लेकिन कर लिया तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, ध्यान से सुनेंगे। कितने ग्राम दिया गया है, 40। क्यों तोलते समय गड़बड़ क्या कर रहा है मेरे भाई, 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोल रहा है। तो आप कह देंगे भाई साहब हकीकत में तो उसे 40 ग्राम देना था, लेकिन वो उसके घर से जा कितना रहा है, 20 ग्राम। तो जो मेरे घर से सामान जाता है मैं उसी पर लाभ देखता हूँ, लाभ या हानि। सही है बात बच्चे। चलो अब ध्यान से सुनेंगे। तो 40 ग्राम, और ये कह रहा है कि वो तो कितने बेच रहा है, 4%। ध्यान से सुनना बच्चे, जितने भी बेईमाने वाले क्वेश्चन आते हैं, क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, खरीदते समय बेईमानी, बेचते समय बेईमानी, इन पर आप हमेशा 1000 ग्राम मान के सोल्व करते हैं। डायरेक्ट ग्राम पे ही, मतलब वेट पे ही सोल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन आता है जिसमें ऑलरेडी दे दिया गया है 40 ग्राम, तो आप 40 ग्राम पे ही सोल्व कर दें, और देखो कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चन को। 40 ग्राम के बजाय वो कह रहा है वो तो कितने की हानि हो रही है, 4% की, तो इसी पर आप 4% की हानि कर दो। तो आप बताओ, 40 ग्राम पे अगर 4% निकालना हो मुझे, ऐसे ही निकालते हैं मेरे भाई। 0 0 गई, 4 चौक 16, 1.6 हो गया, ऊपर 16 आया, बटे में 10, एक अंक पे दशमलव आ गया। अगर आपको 1.6 की हानि हुई, 1.6 ग्राम की, तो सही मायने में आपने कितना तोला, 38.4 ग्राम। 40 ग्राम की चीज आप कह रहे हो 4% हानि पर बेच रहे हो, तो कितने की जा रही है, 38.4 ग्राम की। और सही मायने में आप तोल कितना रहे हो, 20 ग्राम बस। तो 38.4 ग्राम आप कह रहे हो, और तोल कितना रहे हो, 20 ग्राम, तो लाभ हानि तो यही कमा रहे हो। बताओ कितने का लाभ हुआ आपको, 18.4 ग्राम का लाभ हुआ। कितने पे, 20 पर गुणा 100, 20 पंजे 100, 18 पंजे 90, और 4 पंजे 20, कितना आ गया मेरे भाई, 92 ग्राम। कितना आ गया, 92% लाभ, ग्राम कह रहा हूं। कितना आ गया बच्चे, 92%। कैसे सोल्व किया, समझ में आया। जो ग्राम दे रखा डायरेक्ट उसी पे सोल्व कर दो, टेंशन लेनी नहीं मेरे भाई कि मैं 40 ग्राम के बजाय 4% हानि, मतलब 1.6 ग्राम कम, मतलब 1.6 ग्राम का नुकसान झेल रहा हूँ, यानी कि कितना, 38.4 ग्राम दे रहा हूँ। लेकिन साफ साफ कह रहा हूँ कि 40 के बजाय कितना तोल रहा हूँ, 20। तो लगभग कितने परसेंट आया, 92। बात क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट भी सोच सकते थे बच्चे से, समझ में आ रही हो तो बात बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखें। ए का वह न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 3 4 2 7 8 2 5 9 7 में ए के स्थान पर रखने से यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। चलिए, कितने बच्चों को 9 का नियम आता है मेरे भाई, मैं बताता हूं कौन सी संख्याएं 9 से कटती है। तो इसके साथ आप 3 पढ़ लो, डायरेक्ट याद हो जाएंगे। 3 9 27, इन तीनों का कॉमन रूल है। क्या नियम है, कोई भी संख्या देखकर कैसे बताई जा सकती है कि वो 3 9 27 से कटेगी। आप क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी उसके अंकों का योग करेंगे। जैसे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 81 किससे कटता है, तो आप कहेंगे बच्चे अगर मैं जोड़ लूं 8 और 1 9 बन रहा है, तो 9 योग करना है अंकों का, बस वो डिजिटल सम करेंगे आप। 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, ठीक है। 27 थी 81 वैसे ही दिख रहा है।
तो 3 9 27 में आपको करना होता है मेरे भाई अंकों का योग, डिजिट सम। कर लेंगे आप, अंकों का योग करो, कट गया तो कट जाएगी संख्या, आ जाओ। अब देखो कैसे करना होता है, स्पीड में बताता हूँ बेटे। मान लो मैं एक संख्या दे के पूछता हूँ आपसे, क्या है 9 से कटेगी, तो आपको क्या करना है, 3 या 9 से चेक करें। तो जहां जहां 9 बनता है टोटल वो हटाते चलो। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, कितना रिमाइंडर बच गया, एक बच्चों। तो ये 9 से भाग करोगे तो कितना शेष रह जाएगा, एक। समझ में आ रही है बात? बस उड़ा दो, आ जाओ। एक ही स्थान पे पूछा है, बाकी देखो 9 तो डायरेक्ट ही हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, 5 के साथ 4 हटा दो, 9 7 और 2 9 हटा दो। बताओ कितना बचा, 8 और 3 11, 11 को फिर जोड़ दो, 11 का मतलब एक और एक 2, तो 2 प्लस ए, डिजिटल सम करना है बच्चे, और एक ए बच रहा है यहाँ पर। तो 2 प्लस ए किससे कटना चाहिए, 9 से। अब आप बताओ, 2 प्लस ए 9 से कटना चाहिए, 9 से पहली संख्या 9 कटती है। तो अगर इसे 9 होना है, इसे 9 होना है, तो ए को क्या होना पड़ेगा, 7। ए को क्या होना पड़ेगा मेरे भाई, 7। इससे बेसिक सवाल कोई हो नहीं सकता, जिसको रूल आता है वो डायरेक्ट उड़ा देगा मेरे भाई। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, और पढ़िए। एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। कार्य समय पर आधारित सवाल है बच्चे। एक एक दिन छोड़कर अल्टरनेट आ रहे हैं, मतलब पहले दिन ए आएगा तो दूसरे दिन बी आएगा। लेकिन रुक जाओ, इसने बताया है ना, छोड़कर कार्य, ए कार्य शुरू करता है तो पहले दिन ए आएगा और फिर आएगा बी। बच्चे कई बार ये बोल सकता है कि बी कार्य शुरू करता है, तो फिर बी पहले दिन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, चलो। सबसे पहले बच्चे बेसिक आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, 12 दिन, 30 दिन, जितने भी दिन दिए हो उनका एलसीएम लेते हैं, और उनका एलसीएम लेने के बाद कुल कार्य मान लेते हैं। तो लैसे लोगे 12 30 का एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, कितनी आ गई, 60। तो 12 दिन में 60 कार्य कर रहा है, तो हम निकाल लेते हैं एफिशिएंसी पर डे, कार्य क्षमता एक दिन की। तो 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। क्या करना है आपने, जो भी दिन दिए रहे हैं उनका एलसीएम लेंगे, लैसे आएगा, कुल कार्य मान लेंगे। तो 12 पंजे 60, 30 दूनी 60, एक दिन का कार्य, यानी कि आपको ये पता लग गया, ए एक दिन में 5 का कार्य करेगा और बी एक दिन में 2 का कार्य करेगा। हो क्या रहा है बच्चे, कि पहले दिन ए आना है, फिर बी आना है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ठीक है बच्चे? बच्चों जो पढ़ चुके हैं उनके लिए आसान है, जो नहीं पढ़े हैं बच्चे पहली बार, उन्हें दिक्कत आ रही होगी, तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस सेशन है, इसमें तो ऐसे ही उड़ाया जाएगा मेरे भाई। ठीक, ए बी ए बी ए बी, ठीक है, मस्त रहो, मजा आएगा। देखो अल्टरनेट है, पहले आया फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे ही चलेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें एक आपको हमेशा साइकिल बना लेना है, एक चक्र बना लेना है, जो भी रिपीट हो रहा है। अगर ए बी सी 3 आदमी होते तो ए बी सी का चक्र बना लेते। आप बताओ, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तो सही मायने में 2 दिन का कार्य है। कितने दिन का है बच्चे, 2 दिन का कार्य है। कितना किया 2 दिन में इन्होंने कार्य, ध्यान दो। तो ए अगर एक दिन में 5 करता है और बी 2, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 7। सबको समझ में आ रही है बात? ए का एक दिन का कार्य हमने पढ़ा 5, बी का 2, तो 2 दिन का दोनों का मिला के 7 का कार्य हो जाएगा। अगर इसी तरीके से कार्य करे, करना कितना है मेरे भाई, 60। तो 60 के पास जाना है, ठीक है, 60 के पास जाना है, कुल कार्य 60 कराना है, हुआ 7 का है, तो 7 से 60 की तरफ जाना है बच्चे। कितने की मल्टीप्लाई करूं, 7 अठी 56, 7 नम 63, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ऐसे ही चक्र में अगर ये 8 बार आ जाए, तो 8 का मतलब अगर इधर गुणा की तो इधर भी। अगर 2 दिन में 7 का काम किया है, तो 8 सती 56, 56 का काम कितने दिन में कर देंगे, 2 अठे 16 दिन में। तो आंसर जो आने वाला 16 दिन तो हो ही गए। आगे देखो कितना काम रह गया, 56 कार्य हो चुका, करना कितना था, 60, कार्य कितना रह गया, 4। अभी 4 का कार्य करना है बच्चे। अब आप बताओ अगले दिन आएगा कौन, ए, क्योंकि चक्र पूरा हो चुका है। तो अगर ए आएगा और ए को ये कार्य करना है 4 का, और ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 का, तो आपको कुछ नहीं करना, एक दिन की कार्य क्षमता से भाग लगा देनी है, बस दिन आ जाएंगे। 4/5, ए को पूरा दिन नहीं लगेगा, कितना लगेगा, 4/5 हिस्सा, क्योंकि पूरे दिन में 5 का हिस्सा करे, करना 4 का है, तो 16 से ही 4/5 टोटल दिन आ जाएंगे, है कहीं? चलो बच्चों, समझ में आया अल्टरनेट कैसे करते हैं? तो आपको क्या करना है, पहले एक चक्र बना लेना है और टोटल काम देख लेना है उनका उतने दिन का, फिर उससे डायरेक्ट कुल काम के पास पहुंचेंगे, देख लेंगे कितनी गुना हो रही है। ठीक है, डायरेक्टली उड़ा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चे। चाहिए 7 वाला क्यों नहीं होगा बच्चे, ध्यान रखना, क्योंकि जब चक्र पूरा हो गया, नंबर किसका आएगा फिर, ए का। अगर मान लो दिन पूरे हो गए 2 2 करके, तो ए कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं।
चलो ये क्वेश्चन आप देखेंगे, 16,875 की राशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% की ब्याज दर पर निवेश किया जाता है 600 मिस प्रिंटिंग है बच्चे, किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद 19,683 मिश्रधन प्राप्त होता है। ध्यान दो, यानी कि सीआई चक्रवर्ती का सवाल है और 2 वर्ष का है। कितने साल का है? 2 साल का। और कितने परसेंट ब्याज दर दी गई है? 8%। ठीक है बच्चों, और आपसे आर का मान पूछा गया है। मैं आपको डायरेक्ट एक फंडा बताता हूँ बच्चे, देखो पहले ध्यान से सुनो। अगर 10% की दर हो तो हम लिख लेते हैं 1/10। अगले साल भी 10% की दर हो, 2 साल का ब्याज अगर पड़ा हो, कैसे निकालते हैं? तो हम कहते हैं 10 रुपए थे मेरी जेब में, 1 रुपया बढ़ के आया ब्याज का, कितना आ गया? 1 साल में 11। अगले साल फिर 10 से 11, 2 साल का सवाल ऐसे करते हैं बच्चे, गुणा कर देते हैं तो 10 दाम 100 और 11 11 121। इधर वाले को मूलधन पढ़ते हैं प्रिंसिपल, इधर वाले को अमाउंट मिश्रधन पढ़ते हैं बच्चे, और इनके डिफरेंस को ब्याज पढ़ते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। समझ में आया? तो अगर 10% दर है तो पहले साल 1/10 इसकी फ्रैक्शन हुई, 10 रुपए पे 1 का ब्याज आया, 10 से 11 हो गए। अगले साल फिर 10 से 11 अगर सेम रेट है तो 10 दाम 100 रुपए मेरे कितने बन के आए? 121। तो मूलधन किसे कहते हैं? जो पैसा मैंने दिया है। मिश्रधन जो ब्याज जोड़ने के बाद आएगा। ब्याज कैसे निकालोगे? मिश्रधन माइनस मूलधन। इतना बेसिक पता होगा मेरे भाई। अब आ जाओ, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अगर मुझे 2 साल बाद की बातें पता है, यानी कि मूलधन पता है और 2 साल बाद का मिश्रधन पता है, तो मैं रिवर्स कैसे जाऊंगा? देखो यहां से दर कैसे निकलेगी। अगर मैं रिवर्स चला जाऊं तो अंतर बटे पहला मान गुना 100। तो रिवर्स कैसे जाऊंगा 2 साल पे? 2 साल के मूलधन और 2 साल के मिश्रधन आप रूट ले लेंगे। 3 साल का होता तो आप क्यूब रूट ले लेते, घनमूल ले लेते। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाता, क्योंकि 10 11 आ जाएगा तो अंतर बटे पहला मान गुना 100, डायरेक्ट दर निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? चलो अब सवाल को उड़ाते हैं बच्चों। ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, क्या यूज करने वाला हूं। अब देखो एक बार ये इंक हटा लें सारी। चलो अब देखो, 16,875 रुपए की राशि कितनी बन जाती है? 19,683 रुपए। तो आपको एक तरफ प्रिंसिपल दे रखा है, एक तरफ अमाउंट आप लिख लेंगे, और ध्यान रखेंगे सबसे पहले इनका रेशियो लेंगे, आप अनुपात लेंगे, ताकि मुझे वर्गमूल लेने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और 2 साल पहले की बात अगर मैं निकाल लूं तो दर कैसे निकालते हैं भी सिखाई थी मैंने। तो आप डायरेक्ट पहले इनका रेशियो लेंगे। पहले देखो किस किस से कट रहे हैं, आप टोटल करो इनका। टोटल करके 3 9 27 का नियम तो क्लियर है, अभी बताया था। टोटल करके चेक कर सकते हैं संख्या किससे कटेगी। तो 7 5 12 8 20 6 26 1 27, 9 और 1 10 6 16 8 24 3 27, दोनों का 27 टोटल हो रहा। तो क्यों ना मैं 27 से भाग कर दूं, अभी नियम बताया था बेटे। चलो 27 से उड़ाते हैं। बताओ, 27 सिक्का 162, 6 67, 6 67, 27 दूनी 54, 13 135, 27 पंजे 135। तुम्हें 27 की अगर टेबल नहीं आती मेरे भाई, तो कहीं देखो भट्टा वट्टा देखो, एक पकी हुई ईंट लो और याद करो ईंट के साथ सर में लगाते हुए। 40 तक कम से कम मिनिमम भाई आपको टेबल आनी चाहिए, ठीक है, तभी स्पीड पकड़ पाओगे। हाँ बताओ। चलो 27 सत्ते हो गया आपका 189, 7 78 और 27 दूनी 54, 24 243, 27 निम्मा 243। ठीक है, ये आ गया। अब बताओ, ये तो हमें दिखी गए दोनों वैल्यूज, कि अगर मैं इनका अंडर रूट ले लूं, क्यों ले रहे हैं समझ के, 2 साल बाद की बात है। 2 साल पहले चले जाएंगे तो दर निकालने में आसानी होगी। रेट कैसे निकालनी है? अगर मूलधन मिश्रधन दे दे, समझ गए, सीआई में डायरेक्ट रेशियो लेंगे और लगा देंगे। रूट करेंगे तो 25, और 729 किसका रूट होता है बच्चे? 27 का। 27 का वर्ग होता है ना। चलो, तो 25 से 27 कोई चीज हो रही है, मैंने बताया अंतर करो। रेट अगर निकालनी है, अंतर बटे पहला मान गुणा 100, डायरेक्ट आंसर आएगा। 25 चौका 100, 4 दूनी 8 है ऑप्शन में, 8%। कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे भाई? 2 साल पे चक्रवर्ती ब्याज में अगर मूलधन मिश्रधन दे दे, क्या करना है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, जो बच्चे केवल प्रैक्टिस के लिए आए हैं वो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, अपना टाइम खराब ना करें। क्लियर है? क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा समझा के चल रहा हूँ, वैसे स्पीड पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। यदि एन राशियों का औसत पी है और एम राशियों का औसत क्यू है, मतलब एन कोई भी संख्या है और उनका एवरेज कितना दे दिया गया? पी, और एम संख्याओं का औसत कितना दे दिया गया? क्यू, और आपसे एम प्लस एन का एवरेज पूछा गया है। इससे सड़ा हुआ सवाल हो सकता है मेरे भाई कुछ। अब मुझे एक बात बताओ, एम प्लस एन का मतलब कुल संख्याओं का योग दे दिया है, कुल संख्याओं का औसत पूछा गया है, और एन संख्याओं का औसत कितना है? पी। अच्छा, औसत क्या होता है? एवरेज। औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या। औसत होता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कैसे निकालेंगे हम लोग? अब ध्यान दो, अगर मैं एवरेज में कुल संख्या की गुणा मार दूं तो कुल योग आ जाएगा। जैसे यहां देखो, एन संख्याओं का औसत पी है, तो एन गुणा पी कर दूं तो इन एन संख्याओं का योग निकल के आ गया।
दूसरा देखो, m गुणा q कर दूं तो इन m संख्याओं का योग निकल के आ गया। और अगर टोटल निकालना है सबका मिला करके, तो पहला योग प्लस दूसरा योग कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? m प्लस n। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ए ही कर रहा है बच्चे। आया समझ में? दूसरा तरीका बच्चे, आप चाहो तो एम एन पी क्यू की वैल्यू ले लो, यहाँ पर रख लो कि 5 संख्याओं को औसत 10 मान लो, ऐसे कर लो, संख्या मान के देख लो, फिर ऑप्शन में रख लो। क्लियर है बच्चों? से बेसिक है, इसमें क्या मेहनत करनी है, आगे बढ़ते हैं। दो ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करें। बच्चे पहले आपको सापेक्ष चाल आती है सब बच्चों को? क्लियर है? अभी देखो बेटे, मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी केवल रिकॉर्डेड सेशन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बाद में कमेंट करें, बताएं कैसी लगी क्लास, ठीक है? शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि बच्चे सीख पाए कॉन्सेप्ट्स। और एकदम लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे, एकदम स्पीड वाले हैं, मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, भाई सब लंबाई बराबर है दोनों की, विपरीत दिशाओं में चल रही है। अच्छे ध्यान रखना, अगर सड़क की मैं बात करूं, रोड पे अगर कोई भी चीज विपरीत दिशा में चल रही है, तो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। अगर इसकी चाल x है और इसकी चाल y है, तो आप जोड़ देंगे, क्या आ जाएगी? x प्लस वाई। और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाल x और y है, स्पीड x और y है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी लोगे? x माइनस वाई। एक डायरेक्शन घटा दो और विपरीत जोड़ दो। अरे कभी आप जाते हो ना बेटे कि एक गाड़ी में वो बैठे थे और एक गाड़ी में हम बैठे थे, मजा कब आएगा बताओ? जब दोनों गाड़ियां साथ साथ चल रही हो, देखते रहेंगे, समझे नहीं बात? तो स्पीड कम रहेगी। और अगर वो बैठे हो, हमने देखा और एकदम से गाड़ी विपरीत गुजर जाए, तो मजा ही खराब हो जाएगा मेरे भाई। आया नहीं समझ में कुछ? चलो, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई विपरीत में ऐड हो जाती है स्पीड, और एक साथ में घट जाती है, याद रखना। अब आ जाओ, अगर ट्रेन से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो एक फॉर्मूला आपको आता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो आप बताओ, चाल बराबर होता है मेरे भाई दूरी बटे समय। ये तो सबने सुना होगा नालायको। एक और बात, अगर कभी मीटर प्रति सेकंड से मुझे किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ जाना है, बड़े मान की तरफ जाना है, तो ऊपर बड़ा मान आएगा, आप गुना लगाएंगे 18/5 की। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर से किलोमीटर, बड़े मान की तरफ जाना है तो बड़े मान ऊपर आएगा, और बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो छोटा मान ऊपर आएगा, तब आप 5/18 की गुना करेंगे। क्लियर है? चलो अब आ जाओ, अगर प्रत्येक की लंबाई 200 है, देखो सीन ये है, ये ट्रेन है और विपरीत दिशाओं में चल रही है, इसकी भी लंबाई 200 मीटर है, इसकी भी। आपको पता होगा जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी, तो अपनी लंबाई जरूर पार करेंगी। ये ट्रेन है, जब ये इसे पार करेगी, तो इसकी लंबाई पार तो ऐसे माना जाएगा ना बच्चे, यहां तक, तो आप देखोगे इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई। याद रखना, चाहे एक डायरेक्शन में पार करें चाहे विपरीत में, लंबाई हमेशा जुड़ेगी, तो दूरी में लंबाई हमेशा जुड़ेगी। तो आप पहली बात को क्या लिखेंगे? 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, ट्रेन की चाल बतानी है, तो चाल हम लिख लेंगे, एक ट्रेन की चाल मैं मान लेता हूं एक्स है, एक की वाई, तो विपरीत दिशा में पार कर रही है, आप लिख लेंगे एक्स प्लस वाई। अब डायरेक्ट उड़ाते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट बहुत समझा लिया, जिन्हें आता हो डायरेक्ट करेंगे कि विपरीत दिशा में है तो चाल लिख लेंगे एक्स प्लस वाई, और दूरी बटे समय। दूरी कितनी लोगे? मैंने बता, दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, बटे में समय कितना है बच्चे? 10 सेकंड। लेकिन ये मान मीटर प्रति सेकंड में आया है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और हमें जो चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो एक चाल दे रखी कोई, मैं कह देता हूँ एक्स का मान है, किसी एक की चाल है, तो ये 90 दे रखी, तो वाई का मान निकाल लेंगे यहाँ से। लेकिन कब? जब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे भी किलोमीटर प्रति घंटा बनाओ, अभी सिखाया था मैंने। मीटर प्रति सेकंड से क्या बनाना है? किलोमीटर प्रति घंटा। फेंक के मारो 18/5, हल कर दो इसे, करो। 400 आ रहा है, तो ये ऊपर आ रहा है आपका 400 गुना 18/5, और पहले से 10 है, ये तो उड़ गया भाई, 5 अठे 40, और 18 अठे 144, उड़ा देंगे तो इस सवाल के। अब हम, चलो 144 आ गया, और कितना माइनस हो जाएगा? 90। बताओ कितना आंसर आ जाएगा? तो दूसरी वैल्यू, वाई की वैल्यू आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सड़ा हुआ सवाल है एकदम, कॉन्सेप्ट आने चाहिए, खत्म हो जाएगा। मजा आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलो, गोले का आयतन और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, आयतन देकर के पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। देखो आजकल एक समझदारी कर रहे हैं मेरे भाई, पाई साथ में चिपका के दे रहे हैं। अगर पाई साथ में ना चिपकाएं, पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7। क्या लेते हैं? 22/7। तो जो ऑप्शन है ना, वो डायरेक्टली हमेशा 11 से जरूर कटेगा। अगर पाई साथ में ना दे, पाई को सोल्व करके दे दे, लेकिन देखो पाई साथ में चिपका रखा है, तो 11 का फंडा तो लगेगा ही नहीं। दूसरी बात,
आपको अगर फॉर्मूले आते हैं गोले के, तो गोले का आयतन बता देता हूँ। गोले का आयतन वॉल्यूम की बात करूँ तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। बच्चे ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इनका चार्ट बनाओ, दीवारों पे लिखो, पागलों की तरह पढ़ो, याद चाहिए तो याद, क्वेश्चन करना है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। आर यहाँ पर रेडियस होती है, त्रिज्या, तो यानी कि गोले के केस में केवल आर त्रिज्या दे दे, आयतन भी आ जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर 4 पाई r स्क्वायर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ऑप्शन किससे कटेगा? जो गुणा में होता है उससे ऑप्शन जरूर कटेगा, 4 से। जरा चेक करो, पाई तो झुकी तो चिपक रही सब में, पाई तो हल करनी ही नहीं है, तो ऑप्शन देखो 4 से कौन सा कट रहा है। 4 के लिए बाद के 2 अंक चेक करते हैं, पता होगा। देखो एक चीज और बताता हूँ, 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए। 2 के लिए केवल इकाई अंक, 4 के लिए बाद के 2 अंक, 8 के लिए बाद के 3 अंक चेक करते हैं हम। संख्या चेक हो जाएगी कितनी बड़ी हो, ठीक है। जैसे 4 से चेक करना, बस बाद के 2 अंक देखो। 4 × 8 = 32 कटा नहीं, 4 × 6 = 24 कट गया, 4 × 12 नहीं कटा। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही साफ हो गए मेरे भाई, और 2 ऑप्शन बचे। अब आप तुक्का मार सकते हो नालायक, अगर कुछ नहीं आता तुम्हें, ठीक है। चलो अब देखो v की वैल्यू, अगर देखो अब आपके 50% चांस है, जय माता दी के भी, है कि नहीं। 4 ऑप्शन में से 2 उड़ा दिया आपने, ठीक। तो भगवान भरोसे 2 तो रह गए, जिसे आता है वो देखो ध्यान से। आयतन कितना दिया गया अब रख दो, आयतन की जगह 288 पाई रख दो, और इधर 4/3 पाई r क्यूब। अब ध्यान दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया मेरे भाई, 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8, 72 तिये 3 गुणा में जाएगा, 7 × 21 = 216। और ये आपको पता है 216 किसकी क्यूब होता है? 6 की। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यहाँ रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो आपके फॉर्मूले में रख दो 4 × पाई। पाई को सोल्व नहीं करना है क्योंकि सारे आंसर पाई में है। और आर स्क्वायर 6 का वर्ग 36, 36 चौक 144। सोल्व करने पर भी क्या आंसर आ रहा है? 144 पाई आ रहा है। इज दैट ओके? 2 फॉर्मूले चाहिए थे, बोलो मेरे साथ, रिपीट करते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई r⁻3, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो चुनाव उम्मीदवार का एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका किससे है? परसेंटेज से है। उड़ाते हैं। 15,744 मत प्राप्त हुए हैं, कुल मतों के 48% है मेरे भाई। अगर मैं टोटल मत 100% मान लूं तो 48% किसे मिले हैं? विजय उम्मीदवार को, जो कितने हैं? 48% का मान दे दिया गया मेरे भाई 15,744। और आप बताओ, एक मात्र अन्य उम्मीदवार जिसे कितने मिले हैं? 22%। ले भाई, इसे 22 मिले हैं। मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या कोई भी नालायक बता देगा यार। 100% में से एक को 48 मिल गए, एक को 22 मिल गए, कितने हो गए टोटल? 50 20 70। कितने बचे? 30% ऐसी वोट हुई जो मतदाता आए नहीं, इसका मतलब डालने। तो कितने का मान निकालना है मेरे लाल? 30% का। दे कितने का रखा है? 48% का। फोड़ो, धाड़ो एकदम शेरो। देखो जितने का मान दिया रहता है मेरे भाई वो आता है बटे में। देखो जैसे मैं आपको एक कैलकुलेशन सिखाता हूँ, डायरेक्ट क्या करना है। 15,744 कितने का मान है? 48% का। निकालना कितने का है? 30% का। बस यही सवाल खत्म हो जाता है। अब देखो ऑप्शन कैसे चेक करते हैं मेरे भाई। ऑप्शन की लास्ट डिजिट सबकी 0 है, लेकिन उससे पहले 7 6 4 5। अब ध्यान देना, या तो 8 × 3 = 24 होता है या 8 × 8 = 64 होता है। 8 बार चल सकती है, इकाई अंक तो 0 आना ही आना है। 8 × 8 = 64। समझना बहुत ध्यान से मेरे भाई, कैलकुलेशन करनी नहीं होती है। 8 × 8 = 64। अगर 8 बार चली तो इकाई अंक 8 आएगा, और लास्ट में क्या आएगी? 0, ठीक है। यहाँ 8 आएगा, 8 × 3 = 24। यानी कि लास्ट 2 अंक हमने देख लिए हैं, 0 4 आने वाले हैं, केवल एक ही ऑप्शन में है। लेकिन बच्चे अगर मैं यहाँ पे 8 × 3 = 24 3 बार भी तो संभावना हो सकती है, तो 3 3 9 आएगा, फिर 9 एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो चांस ही किसके हो गए? 98 40 के। आप कैलकुलेट कर लेना, कर लोगे? करके दिखाऊं? चलो 6 × 8 = 48, 6 × 5 = 30। दोनों 6 से कैंसिल हो रहे हैं, 8 से काट दो। 8 एकम 8 7 77, 8 9 72, 5 54, 8 6 48, 6 64, 8 8 64। अब बताओ 19 5 95 होता है, 6 5 30 और 8 5 40, यही आएगा 98 40। कर लेंगे कैलकुलेशन। चलिए, समझ में आ गया क्वेश्चन? आसान है बहुत। इतने आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं कि पूरे में से पूरे ला सकता है बच्चा आसानी से। और आप तो जबरदस्त हो, हैं? कर ही दोगे 25 में से 25। आगे आ जाओ। एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है भाई साहब। डिस्टेंस जो है टाइम की, यात्रा की अवधि का मतलब समय, और चाल बराबर होता है मेरे भाई दूरी बटे समय।
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और ये आपको पता होगा अगर आपने कभी ये टॉपिक पढ़ा हो। अगर चाल नियत है, जितने से पहले चल रहा था आज भी उतने से, तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, टाइम के। क्या पूछा हुआ है, सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 918 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा। इससे खत्म सवाल हो ही नहीं सकता मेरे भाई। हमें समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। अब आप मुझे बताओ, ऐसे तो पढ़ा होगा कि 378 किलोमीटर कोई आदमी जा रहा है कितने घंटे में, 7 घंटे में। कितना जाना है, 918 किलोमीटर। डायरेक्ट उड़ा देंगे, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो चाल उसकी कांस्टेंट ली गई है, चाल कांस्टेंट ली गई है, तो इसलिए डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। बताओ, ये चीज गुणा में जाया करे और ये चीज भाग में। तो 7 गुना 918 और बटे में 378। उड़ा दे मेरे भाई। बताओ किससे कट रहे हैं दोनों, 9 और 1 10 18, 9 से दोनों उड़ जाएंगे। 9 एकम 9 जीरो, और 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 7 छिंग 42, और 6 से 17 बार, 17 घंटे आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई। और जो बच्चे समझ चुके हैं कि डिस्टेंस और टाइम, इसका मतलब बच्चे ये होता है कि D1 बटे D2 बराबर हो जाएगा T1 बटे T2। आप ये भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, रेशियो दोनों का। अगर स्पीड सेम है, चाल नियत है, तो दूरी और समय का अनुपात बराबर होगा। यही हमने किया है। कर लेना बैठ के, आगे बढ़ते हैं। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में गणना कीजिए। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, पूरी यात्रा कितने घंटे में कर रहा है, 10 में। तो इसका एक समय दे दिया गया है, कुल समय 10 घंटे दे दिया गया है। हो क्या रहा है, ध्यान से देखो बच्चे। उड़ाने को तो मैं डायरेक्ट अभी औसत बताता तुम्हें कि औसत चाल निकालो, गुणा मारो, उत्तर आ जाएगा। लेकिन सीखते हैं बच्चों कि यात्रा के पहले आधे भाग में, यात्रा का आधा भाग, यानी कि मैं डिस्टेंस डी कह दूं तो डी बटे दो, फिर अगले डी बटे दो, यानी कि दूरी नियत है कि पहली दूरी में 21 किलोमीटर से गया और दूसरी दूरी में किससे जा रहा हूं, 24 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो तय की गई कुल दूरी पूछ रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो ना बच्चे, कहीं पे भी दूरी नियत चली गई हो, तो आप ये 21 और 24 के बजाय, अगर मुझे कोई एक चाल पता होती ना बच्चे टोटल की, मान लो 25 से जा रहा है, ये पता होता 25 से जा रहा है टोटल, तो 25 गुना 10 सीधा दूरी आ जाती, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। एक चाल होती, समय हमारे पास है, सवाल खत्म हो जाता। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे जहां दूरी नियत हो, तो आप एक सूत्र लगा सकते हैं, पढ़ा होगा औसत चाल का, 2xy अपॉन x प्लस वाई। डायरेक्ट औसत चाल आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में समय तो पता ही है, औसत चाल आ जाए तो दूरी आ जाएगी। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल की जगह यहाँ पे क्या लगा देंगे, औसत चाल और गुना समय। चलो निकालते हैं। 2 इंटू एक्स कितना है 21, वाई कितना है 24, दोनों मान दे रखे हैं। तो जब भी दो चाल ऐसे कहीं भी पेपर में आ जाए बच्चे, लगा देना, उड़ा देंगे हम। क्या आएगा बताओ। ठीक है, तो 10 तो गुना में आना ही है, और यहां से सोल्व करोगे तो आ जाएगा 21 24 45 होता है मेरे भाई नीचे, और ऊपर 2 गुना 21 गुना 24। आप इसे हल करेंगे तो 3 से 15 बार, 3 से 7 बार, और यहाँ पे 5 दिए, और 3 पंजे 15, और 3 से 24 8 बार, 8 सती 56 दूनी 112 बटे 5 आ गया। तो मैंने लिख लिया कि चाल आ गई मेरी 112 बटे 5, और समय कितना है 10 घंटे। 5 दूनी 10, 112 दूनी 224। समझ में आई बात बच्चे। अगर कभी दूरी नियत हो और दो मान हो चाल के, कि पहले मैं इतनी दूरी इस चाल से गया फिर इससे, तो आप एक औसत चाल निकाल लेंगे। कैसे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। फंडे सीखें बच्चे, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, बढ़िया सीखें और उड़ा दें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको दो फॉर्मूले बताता हूं मेरे भाई। एक होती है तिर्यक है, एक अनुस्पर्श रेखा। तो कभी अनुस्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछी जाए, एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, ठीक है, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन में ये लंबाई या ये स्पर्श रेखा समझते हैं ना, ऐसे खींची जाती है जो दोनों वर्तों को टच करती जाए। तो जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से अगर निकालनी है आपको घनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, तो ध्यान से सुनेंगे क्या है। केंद्रों के बीच की दूरी, मान लो ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। आप केंद्रों के बीच की दूरी का वर्क करेंगे, तो मैं इसे डी कह रहा हूं। तो केंद्रों के बीच की दूरी का वर्क करेंगे, आप लोग नोट कर लेना बच्चे इस फॉर्मूले को। और त्रिज्याओं के अंतर का वर्क करेंगे, और दोनों को घटा देंगे और अंडर रूट ले लेंगे, डायरेक्ट लंबाई आ जाएगी एल। बोलो एक बार क्या है, अंडर रूट
डी स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। अच्छा, अगर ये बाहर वाली निकालनी होती तो यहाँ प्लस आ जाता, बस इतना सा फर्क है। मतलब दूसरा आंसर आ जाता आपका अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। दोनों याद रह जाएंगे बच्चे। सीधी अनुस्पर्शी निकालनी है, तिर्यक निकालनी है, तो केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं को जोड़ के वर्ग कर देंगे, और केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं को घटा के वर्ग कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे। बताओ क्या आएगा आंसर इस क्वेश्चन का। इसमें वैल्यू रख दें। 4 7 सेंटीमीटर केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी रखी, 12, तो डी का मान 12 है बच्चे। सूत्र में मान रखने आने चाहिए। जिसे इतना भी नहीं आता है बेटे, कहीं खाद वाद की दुकान खोल लो, बंधा खाद बेचो कि 1000 का कट्टा है फाइनल है, कोई तनाव ही नहीं है। चलो 12 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 करेंगे 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर घटा लेंगे, 7 में 4 गए 3, 3 का वर्ग। अब आप बताओ 144 में से 9 गए 135 आएगा। 135 का मतलब चाहे आप इसे ऐसे कह सकते थे, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 12 3 15 आता, और 12 में से 3 गए 9 आता, और इसे भी लिख सकता हूं मैं 15 निम्न 135। तो आप बताओ रूट में से क्या बार आ जाएगा, 3। 9 का तो रूट 12 आ जाएगा, 3 रूट 15 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है बच्चे, फॉर्मूला याद कर लेंगे बिल्कुल। मुझे तो 100% विश्वास है आप पे, आपको पता नहीं है नहीं मेरे भाई। नोट कर लेना, कहीं बना लेना, चार्ट वार्ट और चिपका डालना। एक बार मेहनत कर लो, ऐसी कर दो एक बार मेहनत कि बस दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। सोचो ना दिन रात। देखो आप, मैंने कहा था ना एक दिन 5 7 दिन के लिए एक बार एक कमरे में बंद हो जाओ और पढ़ के देखो, अपने अंदर परिवर्तन देखना आप कि कितना ज्यादा। आप कहते हो ना आपको समझ में नहीं आता, हर बात समझ में आने लगेगी, आपको लगेगा मेरे अंदर भी दम है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे। 2 प्रकार का दूध है, एक प्रकार के दूध की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर है और दूसरे प्रकार के दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है। 2 प्रकार के दूध है और दोनों को मिलाया जाता है, नए मिश्रण का मूल्य कितना है, 55 रुपए प्रति लीटर। मिश्रण का सवाल है और इससे खत्म सवाल नहीं हो सकता, पहली लाइन में सवाल हो जाता है। अगर मिश्रण लगाना है तो दोनों चीजें, तीनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, तो ये भी क्रय मूल्य, मतलब खरीद का रेट, खरीद का रेट। लाभ हानि है तो यहाँ भी लाभ या हानि आएगा, उसमें चलता है प्लस माइनस मेरे भाई। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ भी दूध की कीमत है, किस प्रकार के दूध की कीमत है, 70 रुपए प्रति लीटर है। यहाँ दूध की कीमत कितनी है, 50 रुपए प्रति लीटर है। मिश्रण की कीमत यहाँ रखा करें बीच में, बस तिरछा घटा दो, जो भी यहाँ आएगा या तो संख्या का अनुपात आएगा बेटे, या फिर मात्रा का अनुपात आएगा, या फिर कई बार ये लाभ हानि या क्रय मूल्य होता क्या है बेटे, अगर आप चाल चाल मिलाओगे ना, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ भी स्पीड मिलाता हूँ, यहाँ भी स्पीड रखता हूँ, तो ये जो रेशियो आएगा ना, यहाँ घटाने के बाद तिरछा घटाया करें, 70 में से 55 गए 15 और यहाँ 5, तो जो ये अनुपात आएगा ना तिरछा घटाने के बाद, वो ये तो अगर चाल चाल मिलाओगे बटे में समय का अनुपात आएगा। यानी कि जो भी सूत्र आप देखेंगे ना, जैसे लाभ प्रतिशत मिलाते हैं मान लो, या आगे चल के पढ़ाया जाएगा बच्चे आपको, लाभ प्रतिशत होता है तो लाभ बटे क्रय मूल्य पे निकालते हैं गुणा 100। यानी कि यहाँ चांसेस या तो संख्या के हैं या मात्रा के या किसके हो जाएंगे, जो सूत्र में बटे में आता है। क्लियर है बात। चलो अब आप बताओ 5 15 कितना आएगा, 1 3 का अनुपात। खत्म मेरे भाई, आसान है। तो दो मूल्य ऊपर रखने हैं, एक बीच में रखना है और घटा देना है तिरछा, या तो संख्या का अनुपात आएगा या मात्रा का, या फिर सूत्र में जो बटे में होगा मेरे भाई, जिस चीज को आप मिला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं बच्चों, मजा आ रहा है, सच में बताना मजा आ रहा है नहीं आपको। चलो कमेंट करते रहना बच्चे, कमेंट बॉक्स में बाद में, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन है, जब तक मन करे देखो, नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। बचिन मैथ्स नाम से मेरा चैनल है, व्हाट्सएप टेलीग्राम सब बचिन मैथ्स के नाम से बच्चों। निम्न में से किस बैंक में विभिन्न वर्षों में ऋण के संवितरण में लगातार कमी आई है। बेटे यहाँ तो इतने सड़े सवाल पूछे गए हैं ना, तो प्रतिशत में पूछा गया है कुछ, वरना ज्यादातर जो टेबल्स होती हैं वो परसेंटेज में क्वेश्चन पूछती है, एवरेज में पूछती हैं, ठीक है। चलो ऋण के दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 1982 से 1986 तक 5 बैंकों द्वारा संवितरित ऋण दर्शा रही है। 5 बैंक, 1 2 3 4 5 बैंक है, और इन ए बैंक ने देखो 18 23 25 30 70, ये सब किसमें, करोड़ में वितरित किया है। बी ने क्या किया है, 27 33 18 41 37। इस बार ऐसे पढ़ना है मेरे भाई, सीधा हॉरिजॉन्टल पढ़ना है।
ए बैंक, ये भी ऋण दिया, बी ने ये, सी ने ये, डी ने ये, ई ने ये। कह रहा किसके ऋण में लगातार कमी आई है, देख लो किसका मान घटता जा रहा है। 18 से 23 ये तो बेटा बढ़ रहा है, ये तो हो नहीं सकता। बी में देखो पहले बढ़ा, ये भी नहीं हो सकता, लगातार कमी पूछी है। 29 से 28, 28 से 22, 22 से 17, 17 से 11, सब घट रहा है बेटा, चांसेस हैं पूरे पूरे। 31 से 16 ये फिर बढ़ गया, ये भी नहीं हो सकता। 13 से 19 ये तो यही बढ़ गया, तो केवल कौन सा ऑप्शन होगा, सी। तो आपको समझ में आया, लगातार कमी पूछी है, लगातार कमी पूछी है, तो केवल कौन सी वैल्यू दिख रही है आपको, सी वाले में। खत्म बेटा, आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मजा आ रहा है, चलो आसान है, देखो उड़ाओ इसे, पढ़ो। एक दुकानदार सभी टेबल लैंपों पर 25% की छूट प्रदान करता है। वह उन ग्राहकों को 8% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं। हम तो भाई नगद वाले ही हैं भाई, पॉकेट में पैसा होगा तो सामान लेंगे, वरना नहीं लेंगे मेरे भाई, सीधा नियम बना लो, उधारी कभी होगी ही नहीं। एक दुकानदार सभी टेबल लैंपों पर 25% की छूट प्रदान करता है, ठीक है। वह उन ग्राहकों को 8% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं। 2500 रुपए का टेबल लैंप लिखा हुआ है उस पर, 2500 रुपए, यानी कि इसका एमपी है, एमआरपी है, जिसे आप, ठीक है, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस कहते हैं, लिखा हुआ है। और नगद देने वाले को क्या कहा है इसने, एक तो 25% की छूट देगा पहले, और फिर कितने की देगा, 8% की। 25 तो सबको ही दे रहा है मेरे भाई, फिर 8 की। अगर दो लगातार छूट है तो क्यों ना इसे एक बना ले, शिकायत आज ही मैंने। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 लगा दो, दो छूटों की एक छूट पता लग जाएगी। तो बताओ 25 और 8, 33 माइनस 25 गुणा 8 बटे 100, 25 अट्ठे 200, दो बचेगा यहाँ, और 25 8 33 में से दो गए, 31% लिख सकता हूं मैं। यानी कि इस 2500 रुपए पे कुल मिला के 31% की छूट दी गई है। यानी कि एमआरपी पे जब छूट देते हैं तो बेच का रेट बाहर निकलता है, विक्रय मूल्य बाहर निकलता है, एसपी, सेलिंग प्राइस मेरे भाई, ठीक है। तो सूची मूल्य जो है उस पे आपने 31% की छूट कर दी, तो विक्रय मूल्य बाहर आएगा। तो कितना भुगतान करेगा ग्राहक, तो ग्राहक के लिए तो ये बेच, मतलब ध्यान से सुनना है, ग्राहक के लिए खरीद का रेट है और दुकानदार के लिए बेच का रेट है, ठीक है बच्चे। चलो, तो 31% कम कर दिया किस पे, 2500 पे। तो 2500 पे अगर 31% कम कर दिया, सीधा रेट निकालना, तो 100 में से 31 हटा लो मेरे भाई, सीधा रेट ही आ जाएगा। अगर 31% की हानि हो गई तो 31 100 में से हटा के सीधी गुणा मार दो, 100 में से 31 हटा 69, बताओ आंसर। अब बताओ, मुजबानी करे मेरे भाई, 25 गुणा 69 करना है, तो आप देख रहे हैं का अंक तो 9 पंजे 45 आएगा, ठीक है बच्चों। और आप ऐसे कर लेना, यहाँ 70 कर लेना, 25 सत्ते 175, 1750 में से 25 घटा देना, आंसर क्या आएगा, 1725। तो आज का लेक्चर कंप्लीट बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो एक छोटी सी कोशिश की जा रही है, डेली मैं कोशिश करूंगा कि 25-25 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने लाऊं, आपकी प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि पेपर नजदीक है बच्चे, 9 मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यही कोशिश है, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, लाइक करें बच्चे, अगर पसंद आया लेक्चर तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।